कोशिश की है पूरा डिटेल में समझाने का। आई नोट के लिए यहाँ पे एक और एरर दे देते हैं तो समझ में आएगा। यानी इंडक्टर का भी अगर और भी लॉजिकली समझना चाहो तो सिंपल सी बात है, इंडक्टर क्या करता है, करंट को पुश करने की कोशिश करता है 90 डिग्री से, रेजिस्टर क्या करता है, करंट को इनफेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पुल करने की कोशिश कर रहा है 90 डिग्री से। लेकिन दोनों ही एक साथ है, तो एक जन पुश कर रहा है एक जन पुल कर रहा है, एज अ रिजल्ट हमको क्या दिखेगा कि करंट बीच में कहीं पे ई नॉट से फाई के एंगल से फेज का डिफरेंस देगा। अब इसी को हम लोग क्या किए, ये पूरा ग्राफ को पकड़ के इस तरीके से एक्स और वाई से मैच कर दिए। ये रहा एक्स और वाई से मैच कर दिया, तो वीएल कह सकते हैं यहाँ पे आ गया, वीआर कह सकते हैं यहाँ पे आ गया, वी और आई नॉट इन फेज है और ये ई नॉट इसके साथ फाई के फेज में है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक हल्का सा मिसप्लेस हो गया था कि इसको हम ई नॉट बता दिए थे। ई नॉट भी कुछ गलत नहीं है, अगर हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट की ही बात करें, ये सर्किट के रेफरेंस में अगर नहीं पता है तो ई नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वाला सर्किट के रेफरेंस में, इसलिए यहाँ पे वीएल देना बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में जाकर वीएल को ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ भी नॉट लिख देंगे, यहाँ भी नॉट लिख देंगे, यहाँ भी नॉट लिख देंगे, तो बच्चे समझ सकते हैं कि ये सारे ई नॉट बराबर ही है, बट सारे ई नॉट बराबर नहीं है। जब यहाँ पे ई नॉट लिखे थे, यहाँ पे जब ई नॉट लिखे थे तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो मैक्सिमम ईएमएफ होता है सर्किट में उसके रिस्पेक्ट में बताए थे, लेकिन प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मैक्सिमम ईएमएफ और एलआर सर्किट का मैक्सिमम ईएमएफ दोनों अलग अलग चीज होता है, इसीलिए इसका मैक्सिमम ईएमएफ के लिए ई नॉट लिख दिए और इसका मैक्सिमम ईएमएफ के लिए वीएल सिर्फ लिख दिए यहाँ पे। तो वीएल आई नॉट वीआर आई नॉट और दोनों का रिलेशन ये बना के देता है हम लोग को, और इसी का एक इंप्रूव्ड वर्जन है ये वाला। दिस इज द ओरिजिनल थिंग एंड दिस इज द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस। व्हेन हम लोग ये कब बनाएंगे ये वाला हम लोग तभी बनाएंगे व्हेन ओमेगा टी इज कंसीडर्ड एज 0, दैट मींस द इनिशियल फेज। यहाँ पे हम लोग 0 पकड़ लेते हैं, ओमेगा टी को 0 पकड़ के ये वाला हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फेज ये हो गया हम लोगों का फेजर डायग्राम, और ये फेजर डायग्राम का अगर देख लो तो अच्छा यहाँ पे इनिशियल फेज में 0 हम लोग नहीं बोलेंगे। इनिशियल फेज तो एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि ये दिख रहा है ओमेगा टी प्लस फाई, एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या होता है साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या है पाई बाई 2, यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या है 0। तो इनिशियल फेज उसको कहते हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं फॉर टाइम टी इक्वल टू 0, यानी एकदम स्टार्टिंग में फॉर टाइम टी इक्वल टू 0 ये 0 हो जाएगा। जब दिस इज इक्वल टू 0 दैट मींस आई एम ट्राइंग टू से दैट व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0 दैट मींस द फेज इज इक्वल टू 0। इनिशियल फेज भी 0 है और फेज भी 0 है स्टार्टिंग, तो उसके लिए ये ग्राफ बनेगा स्टार्टिंग में। तो ये रह गया ग्राफ हमारा, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ग्राफ को हम लोग ऐसे सीधा करेंगे। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ। इस ग्राफ को याद रखना, क्योंकि जब एलसीआर सर्किट इसके बाद ही हम लोग करेंगे एलसी सर्किट, तो एलसी सर्किट में हम लोग देखेंगे कि सेम चीज होगा, लेकिन वहां पे भी आई थोड़ा घसेगा फाई से। एलसीआर कर देंगे तो वहां पे देखेंगे कि वी एल और वी आर के कारण ये ऊपर जा रहा है, तो वी सी और वी आर के कारण ये नीचे आएगा, देयरफॉर इसमें भी कुछ खिंचाव तनाव रहेगा। जनरली बात यहाँ पर यह है कि वेक्टर का रेजोल्यूशन जो हम लोग निकाले थे, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर मिलकर इधर टानना इसको इधर टानना इसको, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ये वेक्टर्स नहीं है बट फिर भी यहाँ पे अगर वेक्टर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो पूरी तरीके से बन के आ जाएगा। इनफैक्ट यहीं पर देखो ना, अगर यहीं पर अगर हम तुम लोग को बोले जैसे कि तुम लोग क्वेश्चन ही पूछता है कि यूजिंग द फेजर डायग्राम ऑफ एलआर सर्किट फाइंड द इंडक्टिव इंपीडेंस, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये ग्राफ बनाओगे, ये फेजर डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो कि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ई नॉट विल बी, वीएल को अगर यहाँ पे पैरेलली बना दे, यहाँ पे खड़ा कर दे वीएल, इसका पैरेलल वेक्टर बनाते हैं तो ये बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, और यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं कि ई नॉट is equal to root over of VL square plus VR square, और इसी के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि E naught is equal to root over of VL के बदले हो जाएगा यहाँ पे IR, V is equal to IR, वो एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो VL के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा I square ZL square प्लस VR के बदले हो जाएगा I square plus R square। अब यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन लेकर रूट मार के बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, अच्छा सॉरी जेड एल नहीं यहाँ पे देंगे बिकॉज वीएल कब आ रहा है, वीएल आ रहा है तब जब ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जेड एल नहीं है एक्सएल है, रिएक्टेंस है, इंपीडेंस नहीं है, एक्सएल है वहां पे, तो एक्सएल लिखेंगे यहाँ पे। आई नॉट को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर,
इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ई नॉट बाई आई नॉट इस केस में होता है ZL, यानी V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, तो V बाई आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इम्पीडेंस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्सएल का मतलब होता है L ओमेगा, स्क्वायर मतलब L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो तरीका दिख रहा है यहाँ पे, जनरली क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछता है कि डिराइव द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव इम्पीडेंस यूजिंग द फेजर डायग्राम। तुम लोग को फेजर डायग्राम में ये वाला बनाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट दिस, और उसके बाद इसको सॉल्व करते 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 आओगे ये लिख दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम डेरिवेशन किए वो डेरिवेशन इज नॉट इन द सिलेबस, बट ये वाला सिलेबस के भीतर है, तो यहाँ से हम लोग इंडक्टिव इम्पीडेंस बता सकते हैं कि दिस इज नोन एज इंडक्टिव इम्पीडेंस। साथ साथ ये भी लिख देना कि इट्स एसआई यूनिट इज ओम, यहाँ पे इसका भी एसआई यूनिट है ओम। अच्छा, कहते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस, ये भी याद रखना, इंडक्टिव इम्पीडेंस ZL which is equal to root over of L square plus omega square, और जो phi है phi is equal to tan inverse L omega by R। Now ये जब अगर हो जाए इसके बाद हम लोग सब पावर भी निकाल देते हैं। पावर अगर हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करें तो पावर ड्यू टू रेजिस्टर क्या था, P एवरेज पावर इज इक्वल टू E नॉट I नॉट बाय रूट 2, और ड्यू टू इंडक्टर 0, इंडक्टर कोई पावर नहीं खाता जबकि रेजिस्टर पावर खाता है। अब इसका कलेक्टिव जब निकालेगा देखना एक पावर आएगा जिसमें कॉस फैक्टर भी आ जाएगा, इसे कहते हैं पावर फैक्टर। खैर ये बात हम बताते हैं, पहले इसको देख लो, पावर पे भी निकाल के दिखाते हैं, इसको लिख लो पहले बताते हैं। तो अब पावर के बारे में देख लेते हैं, पावर में ये सर्किट कैसे रिएक्ट करता है या कैसा पावर ये खाता है। हमको मालूम है कि रजिस्टर इसमें है तो रजिस्टर तो पावर खाएगा, लेकिन इंडक्टर जो ये बिल्कुल पावर नहीं खाता है, सिंपल फ्री में काम कर देता है, हमको खुद पावर कुछ नहीं देता है, लेकिन रजिस्टर बहुत पावर खाता है। तो अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें पावर इन दिस सर्किट, तो जैसा कि हम लोग को मालूम है पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू EI, दैट मीन्स हमको यहाँ पे मालूम है कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको लिख सकते हैं E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको हम लिख सकते हैं, खोल सकते हैं ये वाला फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा ये वाला E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन A प्लस बी के फॉर्मूले में खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, देन इट रिजल्ट्स इनटू E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। नाउ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, तो इसी को लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस E नॉट I नॉट साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई बाई 2, ये आ गया। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। अब अगर इसमें हम लोग एवरेज पावर निकाल रहे हैं फॉर द कंप्लीट साइकिल, तो हमको मालूम है क्या होता है, इंटीग्रेट कर देना पड़ता है इसको, तो इंटीग्रेट करते हैं। एवरेज पावर देखो इतना लंबा नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है, एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, दैट मीन्स integrating from 0 to t E naught I naught sin square omega t cos phi dt by dt, dt इसमें हम ऐड कर दिए, काट देंगे तो
और ये एक्सप्रेशन भी है, इंटीग्रेशन डालेंगे तो सिंपल इसमें टर्न हो जाएगा प्लस, जनरली यहाँ पे प्लस लिखा होगा तो स्टेप जंप बिल्कुल नहीं करते हैं, अगर मान लो कोई लोग नहीं समझ पाए इसलिए स्टेप जंप नहीं कर रहे हैं, जैसा लिखा बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं, ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई बाई 2। अब इससे हम क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt, ऐसा लिख देने से क्या हो जाएगा, dt मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, ऊपर वाला dt क्या आएगा, इंटीग्रेशन के काम में आ जाएगा, और नीचे वाला dt में भी हम लोग 0 to 2 करेंगे तो ये t आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का एवरेज पावर का फॉर्मूला। अब ये वाला क्वेश्चन मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जब इसका एवरेज पावर निकालेंगे तो देखो ये क्या निकाल के देगा हमको, एवरेज पावर इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या देगा हमको, इंटीग्रेशन 0 से t ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई बाई इंटीग्रेशन 0 से t dt इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। ये प्लस है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई किए हैं dt, तो dt इसके साथ भी आएगा और ये dt नीचे इसके साथ भी आएगा, तो नीचे भी dt रहा ऊपर भी dt रहा, प्लस अगर करें हम लोग इंटीग्रेशन 0 से t ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई dt बाई इंटीग्रेशन 0 से t dt। देख लो, इसको तोड़ के इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने की हम लोग को जरूरत नहीं है, बिकॉज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे, ये अगर इंटीग्रेशन आगे बढ़ाएंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है ये हमको देता है t/2 और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो है वो देता है 0। तो ये सारा डेरिवेशन जो है हम पिछले टॉपिक से बता दिए हैं, वो देखना समझ में आ जाएगा। तो यही चीज अगर आगे हम लिखते हैं तो P एवरेज इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हमको दे देगा, यहां से ई नॉट आई नॉट तो कॉमन हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और cos फाई भी रह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसका इंटीग्रेशन दे देगा हमको t/2 और नीचे जो दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन भी हमको t दे देगा, यानी होल डिवाइडेड बाय t, और एक cos फाई ये भी कांस्टेंट है तो ये भी साइड में आ जाएगा, प्लस sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है 0, तो ये पूरा ही टर्म को 0 कर देगा, और एनीथिंग व्हिच डिवाइड्स 0 पूरा रिजल्ट भी 0 आता है, तो ये 0 दे देगा। एक रीजन में लिख देते हैं ताकि सबको याद रहेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t गिव्स, अच्छा 0 से t इंटीग्रेशन देगा t/2, और अगर सिर्फ इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t तो ये हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t देगा हाफ, और इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t फ्रॉम 0 to t देगा t/2, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t sin 2 ओमेगा t विल गिव अस 0। तो ये आया रिजल्ट। अब ये t और ये t कट गया, तो फाइनली एवरेज पावर बिकम्स E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू cos फाई। ये जो cos फाई दिख रहा है ना, इसे कहते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि E नॉट I नॉट की अगर हम लोग बात करें तो E नॉट I नॉट बाई 2 ये जो दिख रहा है ये तो हमको रजिस्टर में ही दिख गया था, यानी पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर। और इंडक्टर क्या कर रहा है, ये आया इंडक्टर रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है उस पावर को, क्योंकि इंडक्टर का आदत है कि वो पावर या सर्किट से खुद कोई पावर नहीं खाएगा, रजिस्टर पावर खाता है लेकिन इंडक्टर नहीं खाएगा, तो इंडक्टर कोशिश करेगा उसको रिड्यूस करने का कि कम खाओ थोड़ा। तो किस फैक्टर से रिड्यूस करेगा, जो कहते हैं पावर फैक्टर, वो इस फैक्टर से पावर का कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा। और cos फाई का वैल्यू तो हमको मालूम ही है, cos फाई तो कुछ देर पहले ही लिखे थे हम डेरिवेशन में, r बाई रूट ओवर ऑफ l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहीं से एक स्टेप अगर हम नीचे जाओगे तो कुछ नहीं, cos फाई के बदले वैल्यूज को लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा हमारा पावर कंज्यूम। दिखने में सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है एक्चुअली काफी आसान। तो ये रहा हमारा पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू भी लिख लेना, हम यहाँ पे काम करते हैं लिख देते हैं।
cos phi is equal to r by root over of a square omega square plus r square। तो ये रहा हमारा पावर फैक्टर cos phi। इस पावर फैक्टर से इंडक्टर कोशिश करता है रिड्यूस करने का पावर कंजम्पशन। तो समझ में आ रहा है, ये सर्किट में दोनों कंपोनेंट है एल और आर। तो कहां कहां पर एल और आर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, कौन हम लोग को क्या हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ये हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीआर करेंगे, तो देखते हैं दोनों भी कैसे रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधा मूव कर जाएंगे एलसीआर। पूछ सकते हो एलसी कहां चलेगा। एलसी सर्किट के बारे में हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, क्योंकि एलसी सर्किट हम लोगों को कुछ अलग ही चीज निकाल के देता है। तो एलसी सर्किट हम लोग का अलग टॉपिक में आएगा, लेकिन इसके बाद हम लोग एलसीआर कर देंगे, तो सेम लॉजिक उसमें भी फॉलो। तो ये रहा हमारा कंप्लीट एलआर सर्किट का पूरा कहानी। कहीं कुछ डाउट है तो बताओ, ये तो लिख लो।